हाँ, तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, एक नए टॉपिक के साथ प्रयोगशाला सहायक हेतु है। ये स्पेशल लैब असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज हम प्रयोगशाला सहायक को मुख्य आधार मानते हुए उष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप सब मैं टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक लैब असिस्टेंट में फिजिक्स के हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियो तैयार किए हैं हमने, और एक एक वीडियो आपको मिलेगा। इससे पहले 5 वीडियो मेरे इसी YouTube चैनल पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। शायद वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। हम ये भी चर्चा करते रहेंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और उनको कम समय में हम कैसे सोल्व करें। पहले इनके हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में कुछ टॉप वीडियोस में क्वेश्चन हल कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए हम समय की मर्यादा को समझते हुए टॉपिक शुरू करते। उष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा है, वैसे इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक यानी उष्मा गतिकी बहुत लंबी चौड़ी है, काफी विस्तार में है। लेकिन हम केवल उन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो प्रयोगशाला सहायक में काफी इंपॉर्टेंट है या जिसको रिवीजन करना हो, और टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में, हम फोकस इसी को लेके चल रहे हैं। आपके जो टॉपिक लिखा हुआ सिलेबस में वो लिखा हुआ है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम व द्वितीय नियम और इनके अनुप्रयोग, हम उसी के ऊपर आएंगे। देखिए, उष्मा गतिकी क्या है? ये दो शब्दों से मिलके बना है, उष्मा प्लस गति, यानी थर्मो प्लस डायनेमिक। डायनेमिक ये दो चीजें क्या हैं? यानी इस चैप्टर का मूल आधार हमें इस बात से पता लगता है कि इस पे सिस्टम में हमने पढ़ना क्या है। यहां हमने पढ़ना है उष्मा का गतिशील अवस्था देखनी है कि उष्मा का रूपांतरण कैसे होता है। उष्मा एक सोर्स से दूसरे सोर्स में या एक सोर्स से दूसरे सिस्टम में आपके कैसे स्थानांतरण होता है। यानी उष्मा और उष्मा का संबंध कहीं ना कहीं ताप से है, तो इन दोनों चीजों का अध्ययन करना है। और उष्मा का अन्य ऊर्जाओं में, अन्य ऊर्जा में रूपांतरण और अन्य ऊर्जाओं का वापिस उष्मा में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। मूल आधार यही है कि उष्मीय, उष्मा का मतलब हो गया यहाँ उष्मा ऊर्जा है, ये उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको, थर्मल एनर्जी। कि थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में कैसे होता है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है उनका थर्मल एनर्जी में कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे इनमें रूपांतरण होता है, इस चीज को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले कुछ इसके बेसिक सी जानकारी लेंगे कि बेसिक में क्या क्या आता है इसके, और उसके बाद हमें सब पता लगता रहेगा। देखिए, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, ताप को जब भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी जो हमारा पदार्थ जिसको हमने ताप दिया है या जिससे हमने ताप लिया है उसमें कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं। वो परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो प्रभावित होते हैं, क्या क्या उसके जो फंक्शन होंगे, जो फलन होंगे वो परिवर्तित होंगे, हम उसके बारे में देखना चाहेंगे। दो शब्द चलेंगे। सबसे पहले एक चलेगा आपका सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। बार बार ये शब्द आएंगे। सिस्टम का मतलब होता है निकाय, निकाय शब्द इसके लिए उपयोग करते हैं और इसके लिए प्रीवियस शब्द यूज किया जाएगा। हमें इन चीजों का क्लियर होना चाहिए कि ये दो शब्द क्योंकि बार बार आएंगे, निकाय 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 ऐसे करके। तो सिस्टम क्या होगा, हम जिसका अध्ययन करना चाहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देखना चाहते हैं कि हम ये एक कंटेनर लिया, इसमें गैस भर दी हमने, ये गैस भरी हुई है। हम ताप देकर इसको टेम्परेचर, हीट एनर्जी दी, इसको ऊर्जा दी, उष्मीय ऊर्जा, इसमें जो जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो गैस है ये आपका निकाय होगा, यानी जिसका अध्ययन करना है।
वो निकाय है। इसको छोड़कर ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रीवियस हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि ऑब्जर्वर, हम क्या है ऑब्जर्वर, मान लीजिए इसका अध्ययन करना है तो ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक बोलते हैं जिसको, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये क्या होता है, ये सिस्टम का हिस्सा होता है या सराउंडिंग का होता है। एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा था कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेक्षक उष्मा गति की निकाय में प्रेक्षक निकाय होगा या प्रीवियस होगा। तो आप दिमाग में बैठा लें, हमें अध्ययन इसका करना है, प्रेक्षक का नहीं करना। प्रेक्षक तो अध्ययन करने वाला है, और हमने कहा था कि जिस भी भाग का, इस ब्रह्मांड के जिस भाग का हम अध्ययन करें वही निकाय होगा। तो इसका तो अध्ययन करना नहीं, तो ये किस में चला गया, ये सराउंडिंग में चला जाएगा। तो प्रेक्षक क्या होता है, प्रेक्षक सराउंडिंग का हिस्सा होता है, प्रीवियस का हिस्सा होता है। ये क्लियर हो जाएगी बात। अब निकाय के प्रकार कितने हैं, ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान होना चाहिए। निकाय के प्रकार एक एक की चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। एक होता है सूक्ष्म निकाय, सूक्ष्म निकाय। हाँ, इनके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन समझ ले, नोट्स तभी काम आते हैं, लिखी हुई तो किताबें भी बहुत हैं, लिखा हुआ तो बहुत सारे लोगों के नोट्स मिल जाएंगे आपको, काफी अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग, सबके नोट्स अच्छे हैं। लेकिन मेन चीज है कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तब वो नोट्स काम के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म निकाय, कई जगह मिलाएगा आपको कि सूक्ष्म निकाय है या स्थूल निकाय है। सूक्ष्म निकाय का मतलब सिंपल सा है कि वह निकाय जिसमें, जैसे मान लीजिए गैस भरी हुई है हमने इस कंटेनर में, इस गैस के अणु या परमाणुओं की संख्या कम हो, यानी इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कणों की संख्या कम हो, तो वो कौन सा निकाय हो जाएगा, सूक्ष्म निकाय। एक होगा स्थूल निकाय, इसको माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा। स्थूल निकाय, स्थूल निकाय होता मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक निकाय का मतलब क्या हो गया, इसमें कणों की संख्या कम थी तो इसमें कणों की संख्या क्या होती है, अधिक संख्या होती है। यानी कणों की संख्या अगर अधिक है तो वो आपका कौन सा निकाय हो जाएगा, वो आपका स्थूल निकाय हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कणों की संख्या, कणों की संख्या अधिक होती है। अगर कणों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो वो स्थूल निकाय, कणों की संख्या कम हो तो वो सूक्ष्म निकाय होता है। एक निकाय होता है खुला निकाय, खुला निकाय जिसको ओपन सिस्टम बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें पानी रखा हुआ है, ये पानी रख दिया हमने, हमने इसको गर्म किया, यहां से हमने हीट प्रोवाइड की, इसको हीट देने लगे हम, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा ये उड़ जाएगा भाप की फॉर्म में, स्टीम बनेगा और उड़ जाएगा। तो धीरे धीरे इसका पानी है वो कम होता चला जाएगा। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ आप ध्यान रखना, निकाय और जो हमारा प्रीवियस है, सराउंडिंग है, प्रीवियस के मध्य एक तो पदार्थ यानी द्रव्य का प्लस ऊर्जा का, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है इसमें, यानी एक्सचेंज दोनों चीज होंगी। अगर आपका द्रव्य और ऊष्मा दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज हो तो समझ लेना वो खुला निकाय है, ओपन सिस्टम है। दूसरा होगा बंद निकाय। बंद निकाय में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए आप यही सिस्टम ले लीजिए, आप गर्म कर रहे हैं लेकिन ऊपर इसको ढक रखा है आपने, यहाँ लीड लगा दी कोई भी और इसको पूर्ण रूप से ढक दिया। जैसे ही ढकेंगे क्या होगा, पानी तो वेपर में बनेगा लेकिन वो ढक्कन है इसको सराउंडिंग में नहीं जाने देगा, यानी द्रव्य है जो वो बाहर नहीं जाएगा हमारा, लेकिन ऊष्मा तो फिर भी चली जाएगी ना। तो बंद निकाय में क्या होता है, केवल केवल ऊष्मा का आदान प्रदान,
आदान प्रदान होता है, द्रव्य का नहीं होता, इसमें ये ध्यान रख लेना। क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं विलगित निकाय, विलगित निकाय। ये कौन सा सिस्टम है? जैसे आपने देखा होगा कि थर्मोस होती है हमारी, जिसमें हम चाय डालते हैं। इसमें थर्मोस में हमने हॉट टी को डाल दिया, गर्म चाय को डाल दिया और इसको बंद कर दिया, तो क्या होता है, कुछ सीमा तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, कुछ समय तक ये विलगित निकाय का काम करेगा। इसमें क्या होगा, न ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी है, ऊष्मा, न ऊर्जा और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता। इसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ये ध्यान रखें। तो जब भी आपको ध्यान चले कि निकाय और पहले परिवेश में क्या अंतर है, निकाय वह भाग है जिसका अध्ययन करना है, परिवेश उस निकाय को छोड़कर शेष सारा भाग परिवेश है। प्रेक्षक परिवेश का हिस्सा होता है। निकाय के ये मुख्य रूप से 5 भाग हैं। हमें एक एक के बारे में ये जान लेना है कि कौन सा निकाय कैसा है। ये बात क्लियर होगी। ये बेसिक सी बातें हैं। अभी फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिकों पे चर्चा करने वाले हैं अभी जल्दी ही। तो इसके बाद हमारी बात चलती है कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखते हैं, ये उष्मा गतिकी को पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे फलन भी तो होंगे जिसके आधार पे हम इसकी गणना करना चाहेंगे। तो मुख्य रूप से जो चर हैं आपके, जिनको हम उष्मा गतिकीय चर बोलते हैं, वेरिएबल, इसके लिए शब्द चलता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदल सके, उसको वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो उष्मा गतिकी के मुख्य चर हैं पी, वी, टी। मुख्य रूप से हम 3 लेके चलते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम मुख्य रूप से ये लेके चलते हैं। पी है प्रेशर, दाब, वी है वॉल्यूम, आयतन, और टी है टेम्परेचर यानी ताप। मुख्य रूप से 3 हमारे वेरिएबल होते हैं यहाँ, और इन तीनों को मिला दिया जाए तो जो हमारा सिस्टम बनता है उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। और ये एक ध्यान और रखना है, ये वेरिएबल किसी भी निश्चित अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान ले P1, V1, T1 है, ये निकाय की इस अवस्था में है, ये पहली अवस्था मान लीजिए। अगर इनमें से किसी एक को भी परिवर्तित कर दिया जाए तो ये हमारा निकाय दूसरी अवस्था में चला जाएगा। इसलिए इन तीनों चीजों को, पी, वी और टी को, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी दाब, ताप और आयतन को हम स्टेट फंक्शन यानी क्या बोलते हैं इनको, स्टेट फंक्शन कह लो या वेरिएबल कह लो, या ये कह लो किसी भी समय में उस निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। ये स्टेट फंक्शन है 3, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। उसके बाद हम बात करते हैं, एक साम्य शब्द चलता है, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। अब पहले मैं इस बात को भी क्लियर करता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। साम्य बोलते हैं, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देख लीजिए क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का जब केस चलता है तो इक्विलिब्रियम मुख्य रूप से हमारे 3-4 टाइप के होते हैं। हम उनको एक एक को देखना चाहेंगे। पहला है इक्विलिब्रियम के प्रकार, देख लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। पहला है हमारा मैकेनिकल यानी यांत्रिक इक्विलिब्रियम, यांत्रिक, मैकेनिकल। जब भी यांत्रिकी की बात चले तो बलों की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? बल की। तो यहां पे क्या होता है कि बल है परिणामी बल, क्या कह देंगे, परिणामी बल 0 हो जाएगा। तो निकाय, हालांकि मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता कि यांत्रिकी भी 2 प्रकार के बल लगाती है, एक घूर्णन के अंदर और एक रेखीय के अंदर, हम उस पर चर्चा नहीं, हम अपना उद्देश्य तो थर्मोडायनेमिक रखेंगे। तो यांत्रिक साम्य अवस्था का मतलब है कि किसी भी निकाय पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 हो जाए। एक होता है रासायनिक, रासायनिक साम्य। यहां पे ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर और उत्क्रम, यानी जो हमारे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, यानी जो हमारे उत्पाद प्रेरक, जो हमारे कुछ रिएक्शन कैसे होती हैं, जैसे X + Y को मिलाया और ये Z+, मान लीजिए W बनी कोई भी अभिक्रिया, तो
x प्लस वाई का ZW में, ZW का XY में रूपांतरण बराबर मात्रा में होता हो, यानी अगर दर और पश्च दर की मात्रा समान हो जाए तो उस समय रासायनिक साम्य उत्पन्न हो जाता है। ये केमिस्ट्री का हिस्सा है, हम यहाँ इस पे इतना चर्चा नहीं करेंगे, जब मैं केमिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा करूंगा तब इस पे हम ज्यादा पढ़ेंगे। और एक होता हमारा तापीय साम्य। तापीय साम्य, तापीय साम्य का मतलब क्या है कि अगर एक तो होता तापीय साम्य, एक होता उष्मागतिकीय साम्य, दोनों में अंतर रखना। उष्मागतिकीय साम्य, दो चीज आपको देखने को मिलेंगी। एक इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, शब्द पे ध्यान देना, थर्मल, और इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, यहां अंतर स्पष्ट कर लेना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है केवल और केवल ताप से बात करेगा ये, केवल ताप, केवल ताप, यानी दो निकाय हैं या सिस्टम और सराउंडिंग है, उन दोनों के, यानी जितने भी दो या दो से अधिक निकाय हैं, अगर वो परस्पर समान ताप रखते हैं, उनके बीच में तापांतर शून्य हो जाए तो वो होगा तापीय साम्य। और उष्मागतिकीय साम्य का मतलब है पी, वी और टी, ये तीनों के तीनों फलन हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों साम्य अवस्था में होने चाहिए। इसलिए तापीय और उष्मागतिकीय साम्य में अंतर स्पष्ट कर लेना। तापीय साम्य का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक निकाय परस्पर समान ताप पर हो जाएं, तो उस समय उनके मध्य में उष्मा का स्थानांतर नहीं हो पाता, उन निकायों को हम तापीय साम्य में मानते हैं। लेकिन उष्मागतिकीय साम्य का मतलब केवल ताप नहीं है, इसके साथ दाब और आयतन भी शामिल होंगे, यानी ये तीनों स्टेट फंक्शन अगर आपके इक्विलिब्रियम में आ जाएं, एक साम्य अवस्था में चले जाएं, तो वो उष्मागतिकीय साम्य होगा। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, ऊष्मा और कार्य में क्या संबंध है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कार्य और ऊष्मा का आपस में क्या तुल्यता है, इसको इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एनर्जी भी बोलते हैं, वर्क हीट भी बोलते हैं। यानी किसी भी निकाय को का अगर हमने ऊष्मा को बढ़ाना है, यानी हम ये चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर राइज करना है, यानी ये हमारा एक निकाय है, इसका हम टेम्परेचर है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी निकाय का तापमान बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हीट दे दें इसको, ऊष्मा देकर, यानी अगर हम इसको ऊष्मा प्रदान कर दें तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास सिस्टम होता है कि हम इस निकाय पर कोई बाह्य कार्य कर दें, यानी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। ध्यान रखना, एक तो बाय द सिस्टम, एक ऑन द सिस्टम होता है। किसी निकाय के तापमान में वृद्धि करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है उसको ऊष्मा दे दें, और दूसरा तरीका है कि उस निकाय पर कार्य कर दें। तो जो जूल था, जूल ने क्या कहा, जूल ने कहा कि हम निकाय के ऊपर कार्य करके उसके तापमान को बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी ऊष्मा को बढ़ा सकते हैं। और जब ऊष्मा को बढ़ा देंगे तो उसने एक संबंध दिया कि निकाय पर किया गया कार्य उसमें उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। कार्य को W से और इसको H से लिख दिया, यानी किसी निकाय पर किया गया कार्य उसके तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है या संभव है, उसके तापमान को बढ़ा सकते हैं। तो W बराबर है, इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो J कांस्टेंट दिया उसने, जिसको हम जूल नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूल नियतांक, कांस्टेंट बोलते हैं, जूल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये क्या है, बहुत ध्यान रखना, जूल क्या है, जूल नियतांक। इसके पहले तो ये भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। ये क्या है फिर? अगर भौतिक राशि नहीं है तो ये क्या है? ये केवल एक गुणांक है, रूपांतरण गुणांक, रूपांतरण गुणांक है। रूपांतरण गुणांक क्या होते हैं? वे गुणांक जो कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदलने में सहायक हों, इसको जूल नियतांक बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता, जूल और कैलोरी में संबंध क्या है? जूल और कैलोरी दोनों ही आप देखोगे, जूल भी और कैलोरी भी दोनों ऊष्मा या ऊर्जा के मात्रक हैं, कार्य के भी मात्रक हैं। जूल और कैलोरी में संबंध क्या होता है कि एक कैलोरी जो होती है 4.186
जूल के इक्वल, और इसको कई किताबों में 4.2 जूल भी लिख देते हैं। एक ही बात है, दो एक पॉइंट के बाद एक तक लेना हो तो 4.2, और नहीं तो 4.186 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यहां इतनी सी आपको ध्यान रखनी है। एक होता है कि जो किसी उष्मागतिक निकाय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू जे एच, जे यहाँ पर रूपांतरण गुणांक है, कन्वर्जन फैक्टर होता है, और इनमें संबंध आपको पता लग गया होगा कि कार्य का ऊष्मा के साथ क्या संबंध है। कार्य का ऊष्मा के साथ संबंध था कि किसी निकाय के ऊपर किया गया कार्य उसकी ऊष्मा वृद्धि यानी उसके तापमान वृद्धि के लिए सहायक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ एक टॉपिक और लेते हैं कि वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिकल सिस्टम यानी ऊष्मा गतिक निकाय द्वारा कार्य। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक सिस्टम लिया, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, हमारा एक पिस्टन है, यहाँ हमने गैस भरी हुई है, ये गैस है थर्मोडायनेमिक, इसमें एक गैस फिल की हुई है हमने। अब क्या होगा जब हम इसको हीटअप करते हैं, जब भी आप इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही इसको हीटअप किया, यहां से ऊर्जा दी, ये गैस क्या होगी, फैलने लग जाएगी। फैलेगी तो ये इनिशियल स्टेज थी इसकी, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए dx इसने ट्रेवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पिस्टन ने, A से B स्थिति पे गया, तो क्योंकि गैस फैलेगी तो इसके ऊपर दबाव लगेगा। और ये फैल क्यों रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रखना है हमने। अगर प्रेशर को बढ़ा देते तो फिर वॉल्यूम में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि जब इसको तापमान दिया हमने, हीट अप किया इसको, तो इसका प्रेशर ना बढ़े, प्रेशर मेंटेन रहे, इसलिए ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है हम सब जानते हैं, बल गुणा विस्थापन होता है। सब जानते हैं कार्य की परिभाषा, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बल क्या है, यहाँ जो इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ वो प्रेशर इनटू एरिया। ये जो हमारा पिस्टन था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फोर्स क्या हो गया, पी ए डी एक्स। पी ऐसे कैसा, ए और डी एक्स दोनों को मिला लो तो आयतन बन जाएगा। ये वाला आयतन जो परिवर्तित हुआ है, परिवर्तित आयतन बोलते हैं डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का फॉर्मूला हो गया पी डीवी, और इसको कंप्लीट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, पी डीवी का मतलब है आयतन में परिवर्तन। मान लीजिए इस गैस का, ये जो गैस भरी थी इसका प्रारंभिक आयतन V1 था और बाद का आयतन इसका V2 हुआ, तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। यहां ध्यान रखना है, यहां हमने P को क्या कर रखा है, नियत लेके चले हैं हम। तो ये कार्य होता है किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसमें जो कार्य है ये इस तरीके से होगा। यहां हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन देखिए, इस इक्वेशन का यूज करके मैं दो बातें सिखा दूंगा ये आपको। पहली कंडीशन है, एक तो ये हो सकता है कि V2 बड़ा हो जाए V1 से, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि V2 छोटा हो जाए V1 से। अगर V2 बड़ा है V1 से तो V2 माइनस V1 धनात्मक हो जाएगा, V2 माइनस V1 पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कार्य भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे केस में यहां आ जाइए, अगर ये कंडीशन है तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो कार्य भी क्या हो गया, नेगेटिव। इन दोनों में अंतर क्या है, इस केस में आप देखोगे V2 बड़ा होना V1 से, इसका मतलब है कि जो गैस थी ये फैली है, यानी ये हमारा निकाय था, निकाय ने कार्य किया है, यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य। और यहां देख लो धनात्मक है, तो इससे पता लग गया कि निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक। और इसमें क्या हुआ है, बाहर से कोई काम किया होगा जब इसका आयतन कम हुआ है तो ऋणात्मक। निकाय पर कार्य, निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि धनात्मक कब लें और ऋणात्मक कब लें, तो ये ध्यान रख लेना कि निकाय के द्वारा अगर कार्य किया जाए तो वो धनात्मक, और निकाय पर कार्य किया जाए तो वो ऋणात्मक होता है। नोट करते रहें, कॉपी पेन जरूर साथ में रखें। अगर कॉपी पेन आप साथ में नहीं रखते तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है तैयारी के प्रति, और जो अच्छी बात नहीं है। मैं आगे चलता हूं, हम धीरे धीरे प्रथम नियम की तरफ बढ़ेंगे। ये बीच में छोटी छोटी कंसेप्ट हैं, इनके बगैर
सीधे थर्मोडायनेमिक का नियम हम रट नहीं सकते, इसलिए इनको पढ़ना, हमें इन बेसिक स्थिति को पढ़ना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। पहली शर्त है इसकी कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है, की पालना। तो ध्यान रख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा ये। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा कोई भी निकाय है, इसको ऊष्मा दी हमने डेल्टा क्यू, ये है ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा इस निकाय को दोगे, यहां गैस भरी हुई है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा दो रूपों में परिवर्तित होगी। दो रूप कौन से, मान लीजिए डेल्टा क्यू ऊष्मा दी दो भागों में बटेगी। एक भाग क्या करेगा, एक भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। एक भाग इस ऊष्मा का एक भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक हो जाएगा, और शेष भाग क्या होगा, शेष भाग कार्य में चला जाएगा। तो दो रूपों में आंतरिक ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन DU, कार्य को DW लिख दिया। तो आप देखिए, अगर किसी अन्य प्रकार से ऊर्जा की हानि इसमें ना हो, अगर किसी अन्य प्रकार से ऊर्जा की हानि नहीं होगी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि दी गई ऊष्मा का मान इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। तो लिखें डी क्यू, यानी डेल्टा लिखना हो तो डेल्टा लिख लो, डी लिखना हो तो डी लिख लो। डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये है प्रथम नियम। इतना आसान है प्रथम नियम कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके निकाय में दो रूप में ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब दो रूप में स्टोर होगी तो कौन किस रूप में होगी, एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, दूसरा शेष जो बाकी की ऊर्जा है उसके कार्य में बदल जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि ऊष्मागतिकी, जब सिलेबस देखेंगे आप लैब असिस्टेंट का, तो उसमें लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और दूसरा लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब इसके बारे में आप इसकी पहले चिन्ह परिपाटी देख लें। सबसे मेन चीज इसके बारे में क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा क्यू हो, डी यू हो या आपका डी डब्ल्यू हो, ये सब के सब हैं, इनके मात्रक समान है, यानी जो मात्रक इसका है वही इसका है, वही इसका है। जैसे जूल भी हो सकता है इसका मात्रक, कैलोरी भी हो सकता है, अर्ग भी हो सकता है, किलो कैलोरी भी हो सकता है, कोई भी मात्रक हो, सबके एक जैसे मात्रक रहेंगे। पहली चीज ये ध्यान रखनी है सबको कि, और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि इसकी चिन्ह परिपाटी कैसे ली। अब देखो डेल्टा क्यू दो तरह की हो सकती है, मैं एक टेबल से बनाऊंगा, आप भी ऐसे बना ले। धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी। डी यू भी दो तरीके की होगी, पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब लेनी है। और डी डब्ल्यू कार्य है, ये भी दो तरीके का है, एक प्लस का वर्क डन है और एक माइनस का वर्क डन है, कब कब होगा। ऐसे टेबल बना ले। पहले हम डी क्यू के बारे में देखेंगे। डी क्यू धनात्मक कब होगी, ये आपका निकाय है, यहां गैस भरी हुई है, इसमें आपने इसको ऊष्मा प्रदान की है, इस तरीके से ये हीट दी है, यहां से निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा, और यहां जो निकाय द्वारा दी गई, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा। तो पहला कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगा कि आप जब यदि ऊष्मा निकाय द्वारा ली गई हो, यानी कोई ये निकाय है हमारा, ये ऊष्मा को ले ले, तो ये धनात्मक लेना है डेल्टा क्यू का मान, और निकाय द्वारा दी गई हो यानी निकाय बाहर छोड़ दे तो वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में काम आएंगे ये। डी यू
यदि निकाय का ताप बढ़े, अगर तापमान निकाय का बढ़ जाता है तो उस समय ये समझ लीजिए कि आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। यदि निकाय का ताप बढ़े या U में वृद्धि हो, U का मतलब यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा, तो आप धनात्मक लेंगे। ताप में कमी हो या U घटे, दोनों ही केस में आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक ले लेंगे। धनात्मक बढ़े घटे। DW निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, और निकाय पर किया गया, निकाय पर किया गया कार्य, इन दोनों में काफी अंतर है। अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, ये निकाय है, ये खुद कार्य करे तो धनात्मक, और निकाय के ऊपर काम होगा तो ऋणात्मक। इस कंफ्यूजन को, इसी टेबल को इस तरीके से याद कर लें तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, समझ में आ जाएगी ये बात। इतनी सी बातें प्रथम नियम के लिए, ये चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम बात करते हैं कि भाई इस निकाय का इंपॉर्टेंस क्या है, और इसकी डिसएडवांटेज भी यही हो जाएंगी। इस निकाय में कुछ, इस प्रथम नियम में कुछ कमियां हैं। जो हमारा प्रथम नियम था ना, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस DW, ये जो हमारा प्रथम नियम है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कमियां हैं। पहली कमी अगर आप देखें तो ये निकाय किसी भी प्रक्रिया की दिशा को नहीं बताता। पहली है, प्रक्रिया की दिशा नहीं बताता। इस नियम से यह नहीं पता लगता कि प्रक्रिया किस दिशा में हुई है, यानी डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस फर्स्ट लॉ। पहली कमी यही है। दूसरी कमी इसकी क्या हो सकती है, आप सोचे तो, इस कमी में यह निकाय की तापीय अवस्था को नहीं बताता, निकाय की तापीय अवस्था को नहीं समझा पाया, नहीं समझाता। अब सोच रहे होंगे तापीय अवस्था क्या होती है। जैसे मान ले हमने सिस्टम लिया, ये हमारा सिस्टम है, निकाय है, निकाय कह दो इसको, निकाय है। इसने ये नहीं बताया ये गर्म है या ठंडा है, इस बारे में इसने जिक्र ही नहीं किया। यानी प्रथम नियम से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा निकाय गर्म होगा या ठंडा होगा, इसको बोलते हैं इसकी तापीय अवस्था। तो प्रथम नियम की एक कमी ये भी है इसमें, पहली तो ये नहीं बताता कि प्रक्रिया की दिशा क्या होगी, दूसरी ये नहीं बता पाया कि इसकी अवस्था कौन सी होगी, तापीय अवस्था कौन सी होगी। और तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी कमी ये कह रहा है ये, अब देखिए तीसरी कमी में क्या कहता है ये। अब कईयों के मन में उठता होगा कि दिशा के बारे में कैसे। जैसे मान लीजिए हमने किसी गाड़ी को ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ऊर्जा की हानि हुई, गर्म हो जाएंगे टायर। जैसे ही वो ठंडे होंगे, वो गर्म हुआ है हिस्सा, वो जैसे जैसे ठंडा होगा तो वापिस वो ऊर्जा वापिस गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती, गाड़ी नहीं चलने लगेगी। तो इसके बारे में भी इसने बात नहीं बताई। तीसरी सिस्टम हम ये ले सकते हैं कि अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाए, हम ऐसा तो सिस्टम कर ही सकते हैं ना कि आंतरिक ऊर्जा बदले ही ना। आंतरिक ऊर्जा कब नहीं बदलेगी, ताप समान रख दो, यानी समतापीय प्रक्रिया जो होती है जिसमें तापीय साम्य होता है, उस प्रक्रिया में du का मान 0 हो जाता है। अगर du का मान 0 हो तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से डेल्टा Q बराबर है dW के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू dW के बराबर हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब आपकी आंतरिक ऊर्जा ही नहीं बदली तो इसका मतलब दी गई ऊष्मा संपूर्ण रूप से कार्य में बदल जाएगी। इसका मतलब हो गया संपूर्ण कार्य में परिवर्तित। लेकिन दी गई ऊष्मा संपूर्ण की संपूर्ण कार्य में बदल जाए, ऐसा कोई आज तक मशीन या इंजन बना ही नहीं है। एक भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो जाए। 100% दक्षता का इंजन ही नहीं है। दक्षता क्या होती है,
जितनी ऊष्मा उस इंजन को ने दी वो सारे का सारा यांत्रिक कार्य में बदल जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तो लेकिन इस नियम से तो यही हो गया कि अगर आंतरिक ऊर्जा नहीं बदले तो सारी ऊष्मा कार्य में बदल जाए। तो ये 3 जगह पे ये फेल हो जाता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में। क्लियर है ये बात? ये 3 इसमें कमियां हैं। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उनमें लिखा मिलेगा कि निम्न में से प्रथम नियम के लिए सही कथन है या गलत कथन है, तो ये गलत कथन हो जाएंगे। ये इन चीजों के बारे में उसने बताया नहीं था, और नहीं ये स्पष्ट करता है इन चीजों को। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और प्रथम नियम को लेकर जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि प्रथम नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। प्रथम नियम के अनुप्रयोग, प्रथम नियम के अनुप्रयोग जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, एक एक चीज देखिए। नंबर 1, प्रथम नियम यहां रख के रखें कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। इस नियम का ही हमने प्रयोग करना है। ये है प्रथम नियम। डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा, डी यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डी डब्ल्यू किए गए कार्य में परिवर्तन, यानी कार्य की इतना किया गया। पहला कंडीशन है मुक्त प्रसार की अवस्था हो जाए तो। मुक्त प्रसार अगर लिखा मिल जाए आपको, जिसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं हम, फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फैलाव बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन होता क्या है, ये बात समझने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए ये एक कंटेनर लिया हमने, यहां अंदर वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब समझ जाइए कि अंदर कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ऐसे समझ लो। और हमने क्या किया कि एक गैस, इस पाइप से एक गैस भर दी इसके अंदर, और ये पूरे का पूरा आपका रुद्रोष्म दीवार है। ये रुद्रोष्म द्वार है। रुद्रोष्म द्वार का मतलब होता है एक ऐसी दीवार जिसके आर पार किसी प्रकार की ऊष्मा का परिवर्तन ना हो। हमने इसमें गैस छोड़ दी, ये गैस क्या होगी, इसमें फैलेगी, ये ऐसे फैल जाएगी। इस अवस्था में देखोगे तो ये गैस ना तो ताप में परिवर्तन करेगी, ताप में परिवर्तन नहीं होगा, इस गैस के परिवर्तन 0 हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ताप में अगर परिवर्तन 0 है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी यू का मान 0 हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि इसमें जब ताप का परिवर्तन नहीं हुआ तो, और नहीं ही अब जितना इसका आयतन था उतना ही आयतन है, तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। P इंटू डी होता है, और डी अगर 0 बन जाए तो कोई भी कार्य भी नहीं हुआ। अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो डी क्यू भी क्या हो जाएगा, 0। यह मुक्त प्रसार की अवस्था है प्रथम नियम से। मुक्त प्रसार ये कहता है कि अगर आपने इस रुद्रोष्म दीवार बनाई हुई है तो इसके आर पार किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन भी कैसा, परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं, ऊष्मा में इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होने से कार्य 0 हो गया, तो इसके ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि मुक्त प्रसार की अवस्था में समतापीय शरत होती है। समतापीय अवस्था है ये। कौन सी अवस्था हो जाएगी, समतापीय अवस्था। अब क्वेश्चन में मुक्त प्रसार लिखा मिल जाए तो समझ जाना समतापीय अवस्था है, ताप में परिवर्तन नहीं है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है, कोई भी कार्य नहीं होता। कार्य नहीं होगा तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान, यानी ना ऊष्मा ग्रहण करेगी और ना ये ऊष्मा देगी। तो फ्री एक्सपेंशन की ये है। दूसरी चीज होती है साइक्लिक प्रोसेस। ये एक एक चीज नोट करते चले, इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर इनको हम इकट्ठा भी देखेंगे। दूसरा प्रक्रम क्या होता है, हम अलग अलग प्रक्रमों की बात कर रहे हैं अब प्रथम नियम के हिसाब से। दूसरे केस में अगर आप बात करें तो दूसरा होता है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम कह लो या प्रोसेस कह लो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को समझ लीजिए क्या है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है, यहां मान लीजिए आपका निकाय ए अवस्था में था, निकाय है यहां, फिर ये बी में गया, बी से ये सी में गया, सी से ये डी में गया और वापिस ए पे पहुंच गया। यानी कोई भी निकाय जिस अवस्था से चला है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक।
भिन्न भिन्न चरणों से होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ जाएगी। यानी जहां से निकाय हमारा चला वो अलग अलग अवस्था परिवर्तन करके, अवस्था परिवर्तन का मतलब समझते हैं ना, पी, वी और टी के मान में परिवर्तन होना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के मान में या किसी एक के मान में भी परिवर्तन हो जाए तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए पे आ गया, वापिस इसी जगह पे आ गया। तो ये प्रोसेस हमारी साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। यानी कोई भी उष्मागतिक निकाय भिन्न भिन्न चरणों से होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ जाए तो चक्रीय प्रक्रम होगा। अब ध्यान रखना, जब इसी बिंदु पे आया तो सारे अवस्था परिवर्तन यानी टी का मान नियत हो गया। ताप क्या हो जाएगा आपका? नियत रहेगा। ताप नियत होगा तो ताप में परिवर्तन क्या हो गया? 0। और ताप परिवर्तन 0 होने से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? 0। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि चक्रीय प्रक्रम में कोई भी निकाय घूम फिर के अपनी उसी स्थिति पे आ जाता है जिसके कारण उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब ताप में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अवस्था तो एक ही है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0। तो इस नियम का प्रयोग करोगे तो दी गई ऊष्मा कहां चली जाएगी? उसके कार्य में रूपांतरित हो जाएगी। ये ध्यान रखना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए प्रथम नियम ये कहता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होने के कारण दी गई ऊष्मा कहां चली जाएगी? उसकी कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए ध्यान रखना है। तीसरा प्रक्रम हम समतापीय प्रक्रम लेते हैं। कौन सा प्रक्रम लेते हैं? समतापीय। अगर समतापीय प्रक्रम ले लिया जाए, समतापीय प्रक्रम का मतलब है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल का नाम से ही पता लगता है कि टी को नियत रखा गया है इस प्रक्रम में। यानी जो हमारा प्रक्रम था उसका ताप नहीं बदलेगा, ताप एक जैसा रहेगा। अगर ताप नियत है तो ताप में परिवर्तन क्या हो जाएगा? 0। और ताप में परिवर्तन तो du का मान भी क्या हो जाएगा? 0। जब भी ताप बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। अगर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो प्रथम नियम क्या कहता है? यहाँ भी डेल्टा क्यू का मान dw के बराबर हो जाएगा। यानी जो ऊष्मा दी गई है वो निकाय के में कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। इसके बाद आती है हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हम समदाबीय प्रक्रम बोलते हैं। काफी अच्छा है ये भी, समदाबीय, समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय को आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी दाब बराबर रहेगा। इसमें P का मान क्या होता है? नियत रहता है इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। P का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अगर P का मान नियत हो तो इसके भी हम अलग अलग चरण पढ़ेंगे। इसी प्रक्रिया के आधार पे कैसे कैसे चरण हो सकते हैं। पहली चीज है आदर्श समीकरण गैस हो तो आदर्श गैस समीकरण, सब जानते होंगे आदर्श गैस समीकरण को, PV = nRT। ये है क्या क्या? P यहाँ पे दाब है, V यहाँ पे आयतन है, N यहाँ मोलों की संख्या है, R यहाँ पे गैस नियतांक और T यहाँ पे ताप है। तो आपको प्रक्रिया में क्या रखना? P को नियत रखना है। ये नियत हो गया। N और R दोनों नियत होते हैं तो V समानुपाती T है। यानी अगर आप इस निकाय के ताप में वृद्धि करोगे तो इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। क्या करोगे आप? अगर ताप में वृद्धि करते हैं तो इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। और ये नियम का नाम है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। तो ये बात ध्यान रखनी, चार्ल्स का नियम। अब हम ग्राफ बनाएं इस समीकरण से, पीवी ग्राफ बनाते हैं। पीवी ग्राफ पढ़ेंगे हम। पीवी ग्राफ क्या हो जाएंगे? अब देखो 3-4 तरीके के हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें 3 तरह के ग्राफ बनाएंगे, 1, 2 और 3। आदर्श गैस के लिए बना रहा हूं मैं ये तीनों ग्राफ, आपको ध्यान रखना है। तीनों किसके लिए ग्राफ? हमारे आदर्श गैस के। एक केस में हमने क्या किया है, इधर हमने ताप लिया है T, इधर हमने V लिया है आयतन। अगर आपके पीवी ग्राफ V और T के बीच में हो तो क्या होगा? V समानुपाती T होता है। ये वाला नियम लागू हो जाएगा चार्ल्स का। अगर मैं T
और P के बीच ग्राफ बनाता हूं, तो देखो T का मान बदलने पर P के मान में परिवर्तन नहीं है, P तो वही है, तो T जैसे जैसे बढ़ेगा P वैसे का रहेगा। अगर हम P और V के बीच ग्राफ बना दें, किसके बीच ग्राफ बना दें? P और V के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर V का मान भी बढ़े तो P तो वही रहेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तीनों ग्राफ नोट करना। एक शब्द चलेगा पीवी ग्राफ का ढाल, पीवी ग्राफ का ढाल। देखिए ढाल का मतलब समझ लीजिए, इसका ये मतलब है कि पीवी ग्राफ के ढाल का मतलब है कि पी के मान में वी के साथ किस तरीके से परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं डीपी बटे डीवी। इसका मतलब हो गया कि दाब में आयतन के साथ परिवर्तन कैसे हुआ है। दाब पी है, आयतन, देखिए जैसे जैसे आयतन का मान बढ़ा पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए पी के मान में आयतन के कारण शून्य परिवर्तन है, तो इसका ढाल कितना हो जाता है? शून्य। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, समदाबीय प्रक्रम में पीवी ग्राफ का ढाल का मान होता है, समदाबीय प्रक्रम में पीवी ग्राफ के ढाल का मान होता है शून्य, याद रख लेना। अगर पीवी ग्राफ का ढाल शून्य है तो टेन थीटा से लिखते हैं हम ढाल को, ये भी शून्य हो जाएगा। टेन थीटा को भी हम क्या बोलते हैं? शून्य। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगी बात? क्वेश्चन बन गया ना, समदाबीय प्रक्रम में पीवी ग्राफ का ढाल क्या होता है? शून्य। इसी का दूसरा भाग देखते हैं हम, यही कार्य कैसे होगा इसमें, इसी प्रक्रिया में कार्य भी पढ़ेंगे हम समदाबीय प्रक्रम में, कार्य का मान। देखिए कार्य क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, P को हमें बदलना नहीं है। अगर P को हम नहीं बदलेंगे तो दो ही चीज बदल रही है हमारी, W क्या हो जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1। ये क्या चीज है? ये आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन। यदि और P क्या है यहाँ पे? नियत है, तो क्या हो गया? कार्य का मान निकालना हो, P दे रखा होगा V2 माइनस V1, या दूसरा तरीका है कार्य निकालने का, भाई V1 V2 नहीं दे रखे हो आपको, ताप दे सकता है, प्रारंभिक ताप ये था, अंतिम ताप ये है, तो कार्य का सूत्र होता है NR ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये ध्यान रखना, आदर्श गैस समीकरण का हमने यूज किया, PV इज इक्वल टू NRT, ये यूज किया हमने। तो ये दोनों के दोनों कार्य हैं। अगर आपको क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल V के अंदर दे रखा हो, आयतन में परिवर्तन दे रखा हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर ताप में परिवर्तन दे रखा हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो जाएगी ये बात। उसके बाद हम बात जो करना चाहते हैं कि प्रथम नियम में अगर इस मान को रखें, प्रथम नियम से, प्रथम नियम में मान रखें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? DU प्लस DW की जगह क्या आ जाएगा? NR T2 माइनस T1। अगर ये रखना हो तो ये आ जाएगा, और V में दे रखा हो तो वो रख दो। ये हमारे प्रथम नियम से इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रक्रिया में अगर विशिष्ट ऊष्मा भी निकालनी हो, जिसको हम CP बोलते हैं, एक यहाँ एक चीज और पढ़ा देता हूं मैं, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलते हैं जिसको, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट का मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, अगर डिटेल से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं विशिष्ट ऊष्मा के, तो वहां से आप समझ सकते हैं, बहुत डिटेल से वहां है, लेकिन अपने एग्जाम में जैसा है उस तरीके से समझ लो। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब देखो नाम से है विशिष्ट, कोई विशेष होती होगी किसी पदार्थ की, वह ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता जिस पर उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 1 इकाई बढ़ जाए। अगर डिग्री में है तो 1 डिग्री बढ़ जाए, केल्विन में है तो 1 केल्विन बढ़ जाए। यानी कोई भी पदार्थ है कितनी ऊष्मा ग्रहण करे कि उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए। और द्रव्यमान कितना होना चाहिए पदार्थ का? 1 मोल होगा तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, नहीं तो 1 ग्राम द्रव्यमान होना चाहिए। यानी किसी 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाएगी उसको हम क्या कह देंगे? विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा दो तरह की होती है, एक तो नियत आयतन पे, एक नियत दाब पे। प्रक्रिया कौन सी है? समदाबीय। तो ये कौन सी विशिष्ट ऊष्मा है? CP वाली है, CP। C से तो लिखते हैं विशिष्ट ऊष्मा को, स्पेसिफिक हीट को, P लगा दिया तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा ये कौन सी है? नियत दाब पे। और इसका मान होता है 1/N dQ/dt।
ये बात आपको ध्यान रखना है। dq/dt हम इस तरीके से इसके मान निकाल सकते हैं। तो ये इतनी चीजें समदाबीय के लिए हमने पढ़ ली। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समदाबीय प्रक्रम में नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, तो Cp का मान 1/n, n यहाँ मोलों की संख्या है, ध्यान रख लेना कि कितने मोल हमने लिए हैं, और dq/dt है ऊष्मा परिवर्तन की दर, क्योंकि नीचे समय आया है और समय का मतलब होता है ऊष्मा परिवर्तन की दर होती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जो ये क्या कहता है कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा की बात चली है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, यानी पानी का उबलना है, बर्फ का पिघलना है, ये सारे के सारे इसी प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर होते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोबैरिक। इस प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल देने हो तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया गलनांक, दूसरा हो गया बॉइलिंग को बोलते हैं, मेल्टिंग को बोलते हैं गलन, यानी हम ये समझ सकते हैं कि तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सिंपल सी इंग्लिश में समझ लो, मेल्टिंग पॉइंट यानी बर्फ का पानी में पिघलना, पानी के रूप में पिघल जाना। दूसरा होता बॉइलिंग, उबलना, जिसको हम ये समझ लो कि पानी है भाप में बदलता हो। ये दोनों प्रक्रियाएं किसकी होती हैं, समदाबीय प्रक्रम के अधीन होती हैं। तो उसमें कैसी घटनाएं होती हैं हम उसको देखते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि ऐसे प्रक्रम में हमारा दाब नियत रहता है, तो वो प्रक्रम हम देखेंगे। ऐसे प्रक्रम जिनमें हमारा दाब नियत रहता है, उसके कुछ उदाहरण मैंने कहे थे। एक यहाँ थोड़ा सा बदलाव करें, ये डी कैपिटल टी है और कैपिटल टी का मतलब यहाँ तापमान है, यानी ऊष्मा में ताप के साथ परिवर्तन है। तो इसके कुछ हम नियत दाब पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे और उनको भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पहला जो अध्ययन है इसके केस में, वो है हमारा गलन बिंदु, जिसको हम क्या बोलेंगे, गलन बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब आप देखेंगे तो गलन बिंदु की अवस्था जब होगी तो गलन क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना, यानी जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाए, हमारे लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए। जब ठोस हमारे द्रव में परिवर्तित होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम गलन बोलते हैं। प्रक्रिया कौन सी है हमारी, इसमें समझ लेंगे हम। पहली चीज है दाब नियत रहता है, दाब नियत रहता है। पहली चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रम के दौरान दाब हमारा नियत रहेगा। और दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रम में जो हमारा ठोस द्रव में जब बदलेगा तो आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। नगण्य परिवर्तन का मतलब हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे dV की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर dV की वैल्यू अगर 0 होती है तो कार्य क्या होता है, PdV, ये भी 0 हो जाएगा। तो किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता इस प्रक्रिया में। लेकिन हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये ठोस है, इसका द्रव्यमान m द्रव्यमान है इस पदार्थ का, और ठोस से द्रव में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। L इसकी गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं गलन की लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। तो इसको दी जाने वाली ऊष्मा का जो मान होगा डेल्टा क्यू का, वो m इंटू एल के बराबर हो जाएगा। हमारे पास सारी चीजें होगी, हम प्रथम नियम का उपयोग करें। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम था हमारा कि मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम नियम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तो क्या होगी, ml, डी डब्ल्यू डी यू आंतरिक ऊर्जा में अंतर, और पी डीवी यानी डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, 0। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है
कि गलन की प्रक्रिया जब होती है, नियत दाब पे प्रक्रिया होती है, उस समय जो ऊष्मा गलन की ऊष्मा है, जितनी ऊष्मा उसको गलने में हमने प्रदान की गई, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी। यहाँ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है। एक बेसिक कंसेप्ट और आपको समझा देता हूं मैं यहाँ, आप ध्यान रख लेना इस कंसेप्ट को, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि इस प्रक्रिया में क्या होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हमने अभी तक यही जानने की कोशिश की है कि जब भी कोई प्रक्रम होते हैं तो उन प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा का जो प्रयोग होता है, वो आंतरिक ऊर्जा केवल तभी परिवर्तित हो सकती है जब उसमें ताप का परिवर्तन हो। अगर ताप के परिवर्तन नहीं हो तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा है कि यहाँ जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, ये डी जो परिवर्तन हुआ है, डी, मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये यहाँ टी में परिवर्तन से नहीं है, टी में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि टी तो नियत होता है, गलन प्रक्रिया में टी नियत होता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है, अगर ताप ही नहीं बदला तो कैसे बदलेगी। तो यहाँ जो ये डी में वृद्धि है, वो जब ठोस थे कण तो वो एक नियत पैकेज में थे ऐसे, और जब ये द्रव में आए हैं तो इनमें रैंडमनेस बढ़ी है, ये ऐसे फैल गए। तो ये रैंडमनेस बढ़ने का मतलब हुआ कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, ऊर्जा में वृद्धि। इस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी है, न कि ताप के कारण। क्वेश्चन पूछ ले कि गलन की अवस्था में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का कारण क्या है, तो कौन है, स्थितिज ऊर्जा है, न कि ताप है। ये था गलन अवस्था। अब हम पढ़ते हैं क्वथनांक अवस्था। एक अवस्था और चलती है, क्वथनांक बिंदु या प्रक्रम, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में भी पी भी नियत रहता है और टी भी नियत रहता है। ये दोनों की दोनों चीजें नियत रहती हैं, क्योंकि हम इसी प्रक्रम की बात कर रहे हैं। तो जब पी और टी दोनों ही नियत हैं तो यहाँ आयतन में वृद्धि हुई होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जब पी और टी दोनों के दोनों नियत रख दिए हमने, तो यहाँ क्या होता है, क्वथनांक में जो द्रव है वो गैस में बदलेगा, और द्रव से गैस के आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब कार्य भी हुआ होगा। कार्य क्या हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1। ये अंतिम आयतन है, पहले इसका V1 आयतन था। और जो मान लीजिए M द्रव्यमान लिया हमने, और L इसकी गुप्त उष्मा है, गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं इसको, गलन की गुप्त उष्मा। तो Q का मान कितना हो गया इसमें, M इंटू L हो गया। Q हो गया, कार्य भी हुआ है। प्रथम नियम से देख लो, प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू तो एम इंटू एल होगी, डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया पी डी वी, और यहाँ डी यू की वैल्यू होगी एम एल माइनस पी डी वी, इसके बराबर हो जाएगी। तो जब भी आपको इस अवस्था में आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूछ लिया जाए तो इस तरीके से हम कहेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है ये बात भी। यहाँ आंतरिक ऊर्जा ml माइनस पीडीवी के बराबर होती है। एक इसी में प्रक्रम होता है पानी का जमना, यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोलते हैं जिसको। पानी का जमाव हो जाए तो कैसी अवस्था बनेगी, पानी का जमाव या जमना, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये भी एक प्रक्रम अच्छे से समझ लीजिए आप। जब भी पानी का जमाव होगा तो पानी ऊष्मा को छोड़ेगा, और जब पानी ऊष्मा को छोड़ेगा तो कैसे होगा, यानी यहाँ क्या रहा है, द्रव किस में बदल गया, आइस के अंदर, बर्फ के अंदर बनेगा। तो इसने क्या किया है, द्रव ने ऊष्मा का त्याग किया। इसका मतलब हुआ कितनी ऊष्मा का त्याग किया, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एल। नेगेटिव साइन किस चीज को बताएगा, नेगेटिव साइन जो है ये बताता है कि ऊष्मा बाहर निकली है, ऊष्मा के त्याग को बताता है, माइनस एम एल आ गया ये।
इसका मतलब जो ऊष्मा ये छोटी है और जब ठोस द्रव में परिवर्तित हुआ, कुछ तो वर्क डन किया ही होगा, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो आयतन इसमें बदला ही होगा। मान लीजिए आयतन में परिवर्तन हुआ पीडीवी, तो प्रथम नियम लगा दो, प्रथम नियम। और ध्यान रखना, पानी से जब द्रव से बर्फ में बदलता है तो आयतन है ना बढ़ता है। यहाँ आयतन में क्या होगी, आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि पानी का आयतन बर्फ के आयतन से कम होता है। इसका मतलब हुआ पानी से जब बर्फ बनेगा तो आयतन में वृद्धि होनी है। ये नोट करते चले, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्रथम नियम से डी क्यू का मान क्या हो गया, -ml du प्लस पीडीवी, यही बनेगा। और du की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ml माइनस पीडीवी, और माइनस बाहर ले लो तो ml प्लस पीडीवी। तो यहां देखने में क्या आया है हमारे पास, देखने में आया है कि du का जो मान है वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब हुआ कि जब द्रव बर्फ में परिवर्तित होगा, यानी जब पानी जमेगा, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, और आंतरिक ऊर्जा में इतनी कमी होगी ml प्लस l। यहाँ पे लेटेंट हीट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पानी के जमने की प्रोसेस थी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है। अब हम जो बात करेंगे, ये थी सारी की सारी समान दाब पर होने वाली घटनाएं। अब हम पढ़ेंगे समायतनिक, यानी समान आयतन पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं और उससे संबंध में प्रथम नियम क्या क्या कहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सम आयतनिक, आयतनिक प्रक्रम जिसको बोलते हैं आइसोकोहरिक प्रोसेस, यानी समायतनिक प्रोसेस के बारे में हम जानने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया को इस तरीके से हम पढ़ेंगे, समायतनिक साइको आइसोकोहरिक। पहली चीज है विनियत होता है इसमें, यानी वह प्रक्रम जिस प्रक्रम के दौरान उस निकाय के आयतन में परिवर्तन ना हो, यानी आयतन नियत रहे। आयतन नियत होगा तो dV इज इक्वल टू 0। अगर dV 0 है तो PdV भी क्या हो जाएगा, 0, यानी PdV क्या था, वर्क डन। तो कार्य इसमें शून्य होता है, कार्य इसमें आयतन के कारण नहीं होता। अब इससे संबंधित अगर प्रथम नियम का प्रयोग करो तो प्रथम नियम क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और डी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। ये प्रथम नियम हो गया। अब हम इस प्रथम नियम के अलग अलग रूप जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं नंबर ए भाग में आदर्श गैस समीकरण कैसा लागू होगा। आदर्श गैस समीकरण नोट्स जरूर बना लें ताकि रिवीजन में काम आ जाए। खुद लिखोगे, जो मैं बोलता जाऊं उसको लिखते जाओगे तो आसान रहेगा, आपकी हैंड राइटिंग में हो जाएगा। मेरी हैंड राइटिंग में तो आपको मिल ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सेम ऐसे नोट्स लिखे मिल जाएंगे, यहाँ समझ लो। और आप कॉपी पेन लेके बैठे, कोई अच्छी चीज लगे तो उसको भी नोट कर ले। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पी दाब है, वी आयतन है, एन मोलों की संख्या है, आर यहाँ गैस नियतांक और टी ताप है। इस प्रोसेस में V को नियत रखा है, NR नियत है, तो P समानुपाती T है। और जब P यानी दाब ताप के समानुपाती हो, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस के दाब में वृद्धि होती हो, तो आप समझ जाइए कि ये गे-लुशैक का नियम है। गे-लुशैक का नियम है। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। बी पार्ट में आ जाएंगे। समायतनिक प्रक्रम में ग्राफ कितने प्रकार के बन सकते हैं, इनके ग्राफ का अध्ययन करेंगे। ग्राफ 3 है, हम 3 ग्राफ इसके समझेंगे क्योंकि हमने समदाब में भी पढ़े थे। एक तो ग्राफ पढ़ लिया P और T के बीच में, ये सीधी रेखा में ग्राफ होगा आपका जब P और T में, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा। एक T और हम V में ग्राफ पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि V तो नियत है, ताप कितना भी बढ़ा लो V में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो सीधा ग्राफ हो जाएगा। एक हम पढ़ेंगे P और V में, एक तरफ P ले लो, एक तरफ V ले लो। P का मान कितना भी बढ़ा दीजिए, आप चाहे तो PV ऐसे भी ले सकते हैं, इधर P ले लो इधर V ले लो, तो P का मान कितना भी बढ़ा दीजिए, V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 3 तरह के हमारे ग्राफ इस तरीके से बन जाएंगे। आप चाहते तो PV वैसे भी बना सकते थे। जैसे ही ये आ जाए
तो हम पीवी आइसोथर्म बोलते हैं जिनको। इस ग्राफ का ढाल निकालना हमने, मैं यहां लिखता हूं पीवी ग्राफ का ढाल। तो यहाँ पे पीवी ग्राफ का ढाल डीवी बटे डीपी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ कि v के मान में p के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर इसको पलट दें, dp अपॉन dv कर दें तो इधर 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो अनंत होता है, तो इसका ढाल कितना हो गया, dp अपॉन dv बराबर है अनंत। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा समआयतनिक प्रक्रम में ढाल कितना होता है। यहां से मैंने बना दिया समआयतनिक प्रक्रम में पीवी ग्राफ का ढाल कितना होता है, अनंत होता है। ये ध्यान रखना। और टेन थीटा का मान भी दे रखा हो तो टेन थीटा भी अनंत होता है इसके केस में। तीन बातें ये होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्य कैसे निकालें इसमें। चौथी बात है कार्य। प्रोसेस यही है, समआयतनिक में ही पढ़ेंगे हम। समआयतनिक प्रक्रम में कार्य क्या होता है, P इंटू डीवी, और डीवी इसमें 0 होता है तो कार्य इसमें 0 हो जाएगा। फिर एक चीज हमें निकालनी होती है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा वैसे की वैसे प्रक्रम है जैसे हमने समदाब में पढ़ा था यहाँ समआयतनिक के लिए। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, देखिए यहाँ आयतन नियत है, इसलिए विशिष्ट उष्मा जो होती है वो नियत आयतन पर होती है, और नियत आयतन पे होगी तो उसको CV कह देंगे। विशिष्ट उष्मा होती है dQ बटे dt, लेकिन प्रथम नियम अगर आपने देखा हो dQ इज इक्वल टू du होता था, तो du रखेंगे तो ये बन जाएगा du बटे dt। अगर n मोल दे रखे हो तो 1/n du बटे dt भी इसी का फॉर्मूला होता है। ये n मोलों के लिए, अगर 1 मोल के लिए हो तो n का मान हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। उसके बाद हमारा जो प्रक्रम चलता है, एक नया प्रक्रम आ जाएगा। इतना ये समआयतनिक प्रक्रम था। लास्ट प्रक्रम और मैं आपको बता देता हूं, लास्ट प्रक्रम हमारे कौन से हैं। लास्ट प्रक्रम है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम जिसको एडियाबैटिक बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस काफी अच्छा टॉपिक है ये भी। रुद्रोष्म प्रक्रम को समझ लीजिए। रुद्रोष्म प्रक्रम का मतलब है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि dQ इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे ऊष्मा के मान में परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। अगर ऊष्मा के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रथम नियम क्या कह रहा है हमारा, प्रथम नियम कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dQ को 0 रखोगे तो du प्लस dw हो जाएगा, और du की वैल्यू है माइनस dw के बराबर हो जाएगी। यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका ये मतलब हुआ यदि dw पॉजिटिव है या dw नेगेटिव है, दो ही चीज हो सकती है। पॉजिटिव कब होगा, निकाय द्वारा कार्य, निकाय द्वारा कार्य, और नेगेटिव कब होगा, निकाय पर कार्य, निकाय पर कार्य। दोनों ही केसों में जान लीजिए, अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया dw धनात्मक होगा तो du ऋणात्मक, तो यहाँ du की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और यहाँ du की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। माइनस में होने का मतलब है आंतरिक ऊर्जा में कमी, और इसका मतलब ये हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, और निकाय पर कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखने। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर निकाय के द्वारा कार्य किया गया है तो इसका मतलब ये प्रसार की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, प्रसार की अवस्था, और प्रसार होगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। और निकाय पर कार्य कर रहे हैं हम, निकाय पे, निकाय को दबाया गया है, अगर निकाय को हम जब दबा देंगे तो इसका मतलब ये संपीड़न की अवस्था होगी, संपीड़न। और गैसों के संपीड़न के दौरान उनकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी होने का मतलब है ताप में कमी, ताप में कमी का होना, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है ताप में वृद्धि का होना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी गैसों को संपीड़ित किया जाए एडियाबैटिक प्रक्रम में तो ताप में वृद्धि होगी, और जब हम एडियाबैटिक प्रक्रम में प्रोसेस के अंदर
अगर गैसों को फैला दें, प्रसारण कर दें, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी, उनके ताप में कमी हो जाएगी। ये हमारा ऊष्मागतिकी और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और प्रथम नियम का अलग अलग प्रकरणों में क्या व्यवहार है, इसके बारे में हमने यहाँ इसको जानने की कोशिश की। तो इसका एक टेस्ट पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक के सेकंड वीडियो को लेके आएंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे।